और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। साझा बयान भी आ गया है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बीच किया गया एक बड़ा करार है। अब सवाल यह है कि इस ट्रेड डील से भारत की इकोनॉमी को कितनी गति और मजबूती मिलेगी। इस डील से किसानों और एग्रीकल्चर, डेयरी जैसे सेक्टरों के हितों की कितनी सुरक्षा होती है और कितना खतरा भी बढ़ता है। ट्रेड डील क्या भारतीय युवाओं और एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका बनकर आई है? इसके साथ ही रूस के साथ तेल खरीद को लेकर भारत की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित कर दिया है। तो एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा? अमेरिका से $500 बिलियन के इंपोर्ट के टारगेट से भारत के ट्रेड पर किस तरह का असर होगा? तो ये कई सवाल हैं जो इस ट्रेड डील के बाद अब चर्चा में हैं और हम भी आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इधर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि डील के बाद जीएम फसलों को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही किसानों और डेयरी के हितों को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। यानी भारत सरकार ये भरोसा दिला रही है कि डील को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। खासतौर पर ऐसी चिंताएं जहां भारतीय पशुपालकों की हक की बात हो, चाहे भारतीय किसानों के हितों की बात हो या डेयरी सेक्टर की बात हो, सरकार का कहना है कि डील के दौरान उन सब का ध्यान रखा गया है। एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, जीएम फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। तो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर, JNU में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह, इकोनॉमिस्ट और ट्रेड एक्सपर्ट मिताली निकोरे, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बहुत सारे सवाल हैं इस पूरी बहस के दौरान जो एक एक करके आएंगे और इतने अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं कि सबकी दिशाएं थोड़ी अलग होंगी। पर स्वर्ण सिंह साहब, पहला एक सवाल जो थोड़ा मैं जेनेरिक रखना चाहता हूं कि अगर एक नज़रिया है इस डील को देखने का कि देखिए ये डील कोई स्वाभाविक डील नहीं है, मतलब ये तो एक गले पड़ी हुई चीज़ है। ट्रंप साहब को फितूर ना आता कि पूरी दुनिया हमें ज़ीरो टैरिफ पे रखती है और मैं भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, और उसके बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखते हुए अलग अलग देशों के पर अलग अलग टैरिफ थोपे। भारत के हिस्से
पहले 50% टैरिफ आया, फिर वो ऑयल वाला चक्कर पड़ गया, मतलब 25% आया, फिर उसका भी और हर्जाने के तौर पे और 25 आया, और अब फिर सब कर कुरा के 18 कर दिया और इस तरह की बातें, और फिर हमने एक डील साइन की। अब जबकि एक ऐसी डील जिसकी शायद अगर ये चीज़ होती ना तो ये हो ही नहीं रही होती, सब जैसा चल रहा था वैसा का वैसे ही चलता। अब जब हो ही गया और इस तरीके से पूरा चक्र घुमा ही दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसे में हमने जो डील क्रैक कर ली, वो हो सकता है कोई दावा करे कि हमारे हित में नहीं है, उसमें किसानों का, भले ही सरकार कहे कि ये, लेकिन 4 पॉइंट आप तब भी निकाल दें, कुछ और चीज़ों में निकाल दें, एनर्जी की बात कर लें, रशियन तेल की बात कर लें, लेकिन अब गले पड़ गई तो क्या हमने उसे अच्छी तरह से निपटा? देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आपकी इस तरह से ट्रेड डील या कोई दूसरी डील बनती है, तो दोनों तरफ से कंसेशन दिए जाते हैं। उसमें लगातार जो तनाव यही रहता है कि कौन कंसेशन ज़्यादा देगा या कौन कंसेशन किन क्षेत्रों में देगा, तो उसको लेकर लगातार बातचीत चलती है। तो दोनों तरफ से कुछ ज़ाहिर है कि कंसेशन हुए होंगे, और उसमें जो खास अमेरिका को बनाता है हमारे लिए वो ये कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, तकनीक में अलग-अलग क्षेत्रों में विश्व में सबसे अग्रणी है। तो उससे यदि संतुलन और हिस्सेदारी अच्छी बनती है तो न केवल व्यापार में बल्कि हमारी दूसरी तरह के निवेश को लेकर या हमारे दूसरे तरह के नवाकार या शोध को लेकर अलग-अलग तरह के सामरिक नजरिए से हमें फायदे मिलते हैं। पर मोटे तौर पे जो हम बात करते हैं वो ये कि क्योंकि उन्होंने बहुत से देशों बल्कि सभी देशों पर इस तरह के टैरिफ बढ़ाए हैं, तो जब हम मुकाबले में देखते हैं कि हमारे जो प्रतिस्पर्धा में हमारे निर्यात के सामने जो दूसरे देश हैं, उनको सामने रखते हैं, तो लगता है कि 18% का जो तालमेल बना है कि भारत के निर्यात पर मोटे तौर पे लगेगा, तो वो कोई खराब डील नहीं हमारे लिए। और दूसरी बात, 2 चीज़ें जो बहुत आजकल बहस में छिड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि क्या भारत के कृषि क्षेत्र को इस तरह से कोई इस डील से कोई खतरा आएगा सामने या नहीं आएगा? तो कुल जो आयात भारत करने का वायदा कर रहा है अगले 5 साल में वो $500 बिलियन का है। उसमें सारा आयात ज़ाहिर है कि वो कृषि का नहीं होगा या एग्री बिज़नेस का नहीं होगा। पहले से ही भारत का अभी जून में ही मैकेंजी की रिपोर्ट ने कहा कि $600 बिलियन का हमारा एग्री बिज़नेस भारत में है, उसमें कुछ निर्यात भी होता है, जो बढ़कर 2030 यानी 5 साल में $1.4 ट्रिलियन का होने जा रहा है। ठीक उसी तरह से जो भारत का व्यापार है, कुल आज यदि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 1.4 हमारा विदेश में आयात निर्यात है कुल मिलाकर। तो यदि 2030 का टारगेट 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो जाहिर है कि पूरा व्यापार आयात निर्यात वो भी बढ़ेंगे। तो जो $500 बिलियन का कुल आयात और उसमें कुछ कृषि का हम आयात करने वाले हैं, वो मुझे लगता है संभव है। कुछ ज़रूर उसमें चुनौतियाँ आएँगी। और उसके साथ एक और बात खास जो समझने की है, यदि भारत का उद्देश्य विकसित भारत बनाने का है, 2047 तक 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है, तो हमें सभी क्षेत्रों में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में शामिल होगा। तो जब देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी कुछ क्षेत्रों में कमजोर होती है तो उसको संरक्षण की, प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। पर जब आप विकसित होना चाहते हैं तो धीरे धीरे सारे क्षेत्र, हमारा कृषि के क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको खोलना होगा। मुझे लगता है उससे हम बच नहीं सकते। और आखिरी बात, रूस से तेल के आयात की वो एक बड़ी बात है कि हम क्या बंद कर रहे हैं, वो भी आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने अपनी भाषा में समझाया कि ट्रेड डील नहीं ये तय करती, और ना वो जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात कही गई है। वो उन्होंने कहा कि कंपनियों की अपनी मर्जी है, जो अपनी सोच है कि वो कहाँ से, कैसे, कब, किस देश से तेल का आयात करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि बात बहुत अच्छे से अभी साफ नहीं हो पाई है। पर ये जो संतुलन बनाने की कोशिश है या कोर्स करेक्शन की कोशिश है, लगातार भारत 1 साल से ही कर रहा है कि अमेरिका से हम तेल और गैस का आयात बढ़ाना चाहते हैं, ताकि केवल एक ही देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना हो, चाहे हमारा अच्छा दोस्त भी हो रूस। तो वो लगातार कोर्स करेक्शन का हिस्सा है, वो ट्रेड डील से नहीं शुरू हुआ। तो जाहिर है वो कोर्स करेक्शन भी होगा और लगातार रूस से तेल की आयात ज़रूरत कम होगी थोड़ी-सी। दूसरे जो हमारे
हिस्सेदार देश बनेंगे, अमेरिका बनेगा, उससे आयात बढ़ेगी आने वाले समय में। तो मोटे तौर पर कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा संकेत है विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए भारत का। उसमें ज़रूरी है चुनौतियाँ भी आएँगी, मुश्किलें भी आएँगी, पर उनका सामना करना पड़ेगा भारत को।